अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, केनाल रेज पढ़ चुके हैं और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था। हम उसकी पहले समरी में आपको बता देते हैं। एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि उसने कहा कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को आम तौर पे देखा जाए या पढ़ा जाए तो कैंसिल कर देते हैं, वहाँ पे ज़ीरो आ जाता है। लेकिन एक एटम के अंदर को एग्जिस्ट इकट्ठे कैसे रह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। फिर उसने क्या लिया, एक फॉयल ली, एक वायर ली, उसके ऊपर उसने एक एटम को बम्बार्ड करना शुरू किया, फेंकना शुरू किया। जब वो एटम्स टकराए उस फॉयल के साथ तो उसने देखा कुछ रेज सीधी गई, कुछ रेज थोड़ी सी टेढ़ी निकल गई, कुछ रेज ज़्यादा टेढ़ी निकल गई, कुछ वापस आ गई। तो उससे उसने हिसाब लगाया कि ठीक है, मुझे जब पॉसिबिलिटी है कि कुछ रेज बिल्कुल सीधी गई हैं, कुछ बिल्कुल वापस आ गई हैं, कुछ थोड़ी टेढ़ी, कुछ ज़्यादा टेढ़ी गई हैं, तो उसने कहा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक एटम में। लेकिन उसके फिर भी कुछ डिफेक्ट्स थे, तो वो हम पढ़ते चलते हैं। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. उसका प्रोसीजर क्या था? He bombarded alpha particles on a 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। गोल्ड की फॉयल के ऊपर उसने इन एटम्स को, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। हम पीछे पढ़ चुके हैं, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम He24। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। दो एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जब ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इन पर रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। These are actually helium nuclei He2+. They can penetrate through matter to some extent. अब जब उसने इन अल्फा पार्टिकल्स को, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिवनेस की वजह से हमें मिले हैं, उसको बम्बार्ड किया एक गोल्ड फॉयल पर, तो उसने क्या देखा? He observed the effects of alpha particles on the photographic plate or a screen coated with zinc sulfide. ठीक, उसने प्रूव किया कि प्लम पुडिंग मॉडल एटम का ठीक नहीं है। कैसे उसने प्रूव किया? ये देखें, ये गोल्ड की फॉयल है, इसके ऊपर इसने ये He2+ वाले पॉजिटिव चार्जेस फेंके हैं और कुछ सीधे चले गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, कुछ थोड़े सा टेढ़े करके पास किए, कुछ की स्मॉल डिफ्लेक्शन है, कुछ की नीचे लार्ज डिफ्लेक्शन है और कुछ बिल्कुल वापस आ गए हैं, रिपेल्ड बैक। अब ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास टू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। आप देखें, जितने भी, एक ज़्यादा टेढ़ा गया, एक कम टेढ़ा गया, एक वापस आया, बाकी सारे अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए हैं, सीधे गए हैं। तो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स जो उसने बम्बार्ड किए, सिर्फ चंद एक, देखिए 20,000 में से चंद एक डिफ्लेक्ट किए, कुछ लार्ज एंगल पे, कुछ स्मॉल एंगल पे, एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल, और कुछ बिल्कुल वापस आ गए। रिजल्ट क्या था एक्सपेरिमेंट का? कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने कहा कि एक प्लानिटरी मॉडल है एटम का। प्लानिटरी का मतलब है कि जैसे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मरकरी है, जुपिटर है, ये सारे अपने अपने दायरों में घूम रहे हैं।
तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटम का स्ट्रक्चर ऐसे ही है जैसे प्लैनेट्स हैं अपने ऑर्बिट्स में। तो उसने कंक्लूड किया फॉलोइंग रिजल्ट्स को, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, उसके पोस्टुलेट क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Since most of the particles pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. अब उन्हें जब टकराने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली तो इसका मतलब कि वो सीधा पास कर गए। तो जब कोई चीज़ नहीं है टकराने के लिए मतलब एम्प्टी है सारा कुछ। तो उसने कहा जब ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे गए हैं, डिफ्लेक्ट नहीं हुए, अनडिफ्लेक्टेड हैं, तो वो नहीं टकराए मतलब ज़्यादातर हिस्सा एटम का एम्प्टी है। Second point, deflection of a few particles proved that there is a center of positive charges in an atom. जो कुछ डिफ्लेक्ट किए हैं उससे पता चलता है कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो वो डिफ्लेक्ट कर देगा। इससे पता चलता है कि एक पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है एटम में, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कंप्लीट रीबाउंस, अब जो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड और जो बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गया, टोटली रिपेल्ड बैक, उससे क्या पता चला, द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शोज दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। जो बिल्कुल वापस आ गई थी रेज, जो बहुत ही चांदिक थी, उससे पता चला कि जो सेंटर है एटम का वो बहुत ज़्यादा हार्ड और डेंस है कि उसने पास ही नहीं होने दी या डिफ्लेक्ट भी नहीं हुई, उसने वापस भेज दी रेज। चौथा पॉइंट है सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब कि न्यूक्लियस का साइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल सीधे गुजर गए तो इसका मतलब कि साइज़ एटम का है उसके अंदर काफ़ी एम्प्टीनेस है। और जो बिल्कुल कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब कि जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो न्यूक्लियस की वजह से हो रही है। सेंट्रल पार्ट जो है पॉजिटिव चार्जेस का न्यूक्लियस के अंदर, तो वो बहुत छोटा है कि उसने बहुत कम डिफ्लेक्ट किया। पांचवा पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। छठा है एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में इक्वल है टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बातें हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स all the fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons. उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को निकाल के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब कुछ रह गए डिफेक्ट्स इसके मॉडल में कि जो भी इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो कोई भी कुछ भी डिस्कवर करता है तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो उसके मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। वो क्या थे? ऑल्दो द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट प्लम पुडिंग मॉडल वाज नॉट करेक्ट, येट इट हैड फॉलोइंग डिफेक्ट्स। क्या है उसके डिफेक्ट्स? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus. रेडिएशंस की क्लासिकल थ्योरी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो एनर्जी लेता है या देता है, एनर्जी इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है या रिलीज़ करता है। या हम एक बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो भी है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी रिलीज़ करता है या इमिट करता है कॉन्टीन्यूसली और न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाता है एट द एंड। इस तरह तो एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन एटम तो बिल्कुल स्टेबल पड़ा हुआ है। दूसरा डिफेक्ट ये था कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, तो एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लो स्टेट में आता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में, तो वो एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। उस एनर्जी को हम एक बोर्ड पे क्वांटिफाई कर लेते हैं, उसका एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो अगर वो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इमिट होती है तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। अगर वो एनर्जी स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ होती है तो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम बनता है।
तो रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन जब एटम का स्पेक्ट्रम देखा गया उसकी एनर्जी के थ्रू, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बना था। ये दो प्रॉब्लम्स थे रदरफोर्ड के मॉडल के। अब इसके डिफेक्ट्स को बाकी साइंटिस्ट ने सोचा, फिर वो इस बात पे मजबूर हुए कि इन दोनों चीज़ों को कैसे नलीफाई किया जाए, कैसे करेक्ट किया जाए ताकि ये एतराज़ात दूर हो जाएं। Although the scientists had objections on the atomic model presented by Rutherford, yet it cultivated thought-provoking ideas among them. उन्होंने उनको सोचने में मजबूर कर दिया इस थ्योरी ने। They initiated the quest to answer the following questions. उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि एक एटम कोलैप्स कैसे कर सकता है या एटम स्टेबल कैसे रह सकता है। नंबर 2, एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है। नंबर 3, साइंटिस्ट ने देखा कि एक और मॉडल होना चाहिए कि रदरफोर्ड के मॉडल में जब डिफेक्ट्स हैं तो ये परफेक्ट तो नहीं है। ठीक, तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक हुआ ख़त्म। ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और इसके पोस्टुलेट्स और इसके डिफेक्ट्स, और इसके बाद फिर बाकी साइंटिस्ट्स ने जो सोचा, जो किया, वो थ्योरी हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।